गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं औरोबिंदो फार्मा की, जिन्होंने 8,000 करोड़ का बायबैक करने का यहाँ पर प्रपोजल करा है। कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस साल का वो होगा 33,000 करोड़, पैट होगा 3,485 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी जहाँ पर ऑपरेट करी वो 21% और पी रेशो जब अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 22.7%। करंट मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 80,000 करोड़, डेट टू इक्विटी 0.25, बुक वैल्यू है 603 और 52 वीक लो है 1014। टोटल यहाँ पर बायबैक का जो साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 800 करोड़ का। ऑफर प्राइस है 1475 और ये प्रीमियम कितना है करंट मार्केट प्राइस से 7 to 10%। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मार्केट प्राइस है 1350 और शेयर जो अभी इस बायबैक में यहाँ पर ब्रॉडबैक होने वाले हैं वो हैं 54 लाख। इक्विटी रिडक्शन कितना होगा इस बायबैक से वो है 0.93% और EPS यहाँ पर कितना बढ़ने वाला है 1%। तो इतना ज़्यादा EPS में भी यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होगा और ये पिछले 2 साल में सेकंड टाइम है जब औरोबिंदो फार्मा ने यहाँ पर बायबैक इशू करा है। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन भी देख सकते हैं, 6 को यहाँ पर बोर्ड अप्रूवल मिला, रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 17 की थी और जो टेंडर पीरियड है वो यहाँ पर May 26 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम डीप डाइव करते हैं बायबैक में तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ये साइज़ कर रहे हैं ये 2.62% है बस इनके फ्री रिजर्व्स का, और जो ये एलिजिबल होल्डर्स हैं ना इसमें प्रोमोटर्स भी आ जाते हैं। तो अभी ये पक्का नहीं है कि जो प्रोमोटर्स का इसमें कितना परसेंट शेयर रहेगा, कितना रिटेल का रहेगा। ये टैक्स एफिशिएंट वे भी होता है कंपनी का, क्योंकि जब डिविडेंड मिलता है आपको तो वो आपकी इनकम स्लैब में यहाँ पर लगता है। तो उसमें अगर आप हाई इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपको 30% यहाँ पर टैक्स देना होता है। पर बायबैक में क्या होता है, ये कैपिटल गेन माना जाता है तो आपको 12.5% टैक्स देना होता है बस। तो लगभग 17-18% का यहाँ पर टैक्स सेविंग हो जाती है। ये मैंने आपको बताई दिया कि जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो 0.93% से कम हो जाएंगे। पैट यहाँ पर अनचेंज्ड ही रहेगा। EPS यहाँ पर 1% से बढ़ जाएगा और इक्विटी बेस भी यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं आया, अराउंड 1% का फ़र्क आया। तो ROE भी लगभग सेम ही रहेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 4-5 साल में कंपनी ने कुछ यहाँ पर इतना अच्छा नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ 7% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। जो इंडिया की जो नॉमिनल GDP है वो भी 11 से 12% के बीच में रहती है। यहाँ पे इसने सिर्फ 7% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। लगभग ये आप समझ लो इन्फ्लेशन के बराबर ही आ गया फिर तो। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के फ्लक्चुएट होते रहते हैं पर ऑन एन एवरेज 20% के आसपास ही रहते हैं। ROE कंपनी का इतना कुछ खास नहीं है, 11.1% ही है। ROC भी कम है 14.2%। डेट टू इक्विटी कम है 0.25। बुक वैल्यू कंपनी की जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 603 रुपीज़। CAGR मैंने आपको रेवेन्यू को बता ही दिया और इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 3,485। रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई दी हमें। यहाँ पर 7,979 से प्रॉफिट अब 8,646 हो चुका है। EBITDA मार्जिन भी यहाँ पर कंपनी का अराउंड 20-21% ही रहता है। और यहाँ पर आप सेगमेंट ग्रोथ वाइज देखेंगे ना Q3 FY26 में, तो US जो फॉर्मुलेशन है वो सिर्फ 2.2% ही बढ़ा है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो भी यहाँ पर US ने टैरिफ लगा दिए थे उसकी वजह से फार्मा के एक्सपोर्ट पर यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आया। तो औरोबिंदो फार्मा ने क्या करा कि यूरोप को अपना एक ऑल्टरनेटिव मार्केट बना लिया। वहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी हाई हुई है 27.4% की। US इंजेक्टेबल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे ग्रो करें। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, इंजेक्शन। आपने देखा होगा यहाँ पर अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगते हैं, आपको ग्लूकोज के वाटर में भी इंजेक्शन लगते हैं, तो वो ये काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं और इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा आता है। ये और जो ये ARV आप देख रहे हैं ये बेसिकली HIV एड्स के लिए होती है। इसको 125 प्लस कंट्रीज़ में इसको सेल करती है। APIs एक आप समझ लो रॉ मटेरियल की तरह ही होते हैं, हर दवाई के लिए चाहिए होते हैं, तो वो 4% के आसपास ग्रो करा है। तो भैया ग्रोथ कैटलिस्ट क्या है यहाँ कंपनी के, आप देखेंगे US AND अप्रूवल जो हैं कंपनी के पास वो बढ़ते जा रहे हैं। FY20 में 440 थे, अब यहाँ पर 620 के जाने की उम्मीद है और कंपनी के 600 अप्रूव्ड अभी पेंडिंग पड़े हैं। 7 अप्रूव हो चुके हैं इस Q3 FY25 में। और एक और चीज़, जो ये पेनजी API है ना कंपनी की, जो काकीनाडा प्लांट में बिकती है, तो ये क्या है, इंडिया इंपोर्ट करती है यहाँ पर चाइना से। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने MIP पॉलिसी यहाँ पर लागू कर दी है। MIP क्या होती है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। तो आप कुछ भी वहाँ पर अगर चाइना से यहाँ पर इंपोर्ट करते हो तो वो स्पेसिफिक अमाउंट का होना चाहिए, अगर उसका नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे औरोबिंदो फार्मा को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ ये इन हाउस ही करते हैं, ये खुद ही बनाते हैं और इसकी डिमांड अब हाई जाने वाली। और गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें और सारी जो यहाँ पर और
फार्मा कंपनीज़ हैं जो और फॉर्मुलेट करते हैं, वो इनसे ही लेंगे, इनके मार्जिन इंक्रीज़ होंगे, सेल्स इंक्रीज़ होगी। ग्रोथ ड्राइवर्स में मैंने आपको इंजेक्टेबल्स का बता दिया कि 17% का ईयर ऑन ईयर हाई है। इसमें हाई एंट्री बैरियर्स भी होते हैं और बेटर प्राइसिंग होती है। और बायोसिमिलर्स पाइपलाइन की बात करें तो ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी होती है कैंसर के लिए। इम्यूनोलॉजी जो इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें जो ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसमें कंपनी क्या है, अपना छोटा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। यूरोप में मैंने आपको बता दिया मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी, और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि €1 बिलियन का जो टारगेट है FY26 में कंपनी मीट कर लेगी। कैपेसिटी और एपीआई का मैंने आपको बता दिया, पेंजी प्लांट और काकीनाडा एक्सपेंशन जो कंपनी करने वाली है। पीयर से यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा को कंपेयर कर लेते हैं। तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो मार्केट कैप में कंपनी सेकंड लास्ट पे आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सन फार्मा का है, फिर सिप्ला का, फिर रेडी का, फिर औरोबिंदो आती है। पी रेशो भी कंपनी की कम है, और इसका रीज़न क्या है कि भाई कंपनी का आरओई कम है यहाँ पर। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि कंपनी का जो ज़्यादातर यहाँ पर रेवेन्यू शेयर है वो जेनरिक एपीआई से आता है। अभी औरोबिंदो यहाँ पर कोशिश कर रही है ज़्यादा स्पेशलिटी में जाने की, इंजेक्टेबल्स का मैंने आपको बताया, यूरोप में एक्सपेंड कर रही है, पर उसको भी टाइम लगेगा। पर आप देख सकते हैं कि री रेटिंग हो सकती है, मतलब पी रेशो मतलब हाई हो सकते हैं, कंपेरेबल्स के यहाँ पर आसपास आ जाए अगर इंजेक्टेबल्स बायोसिमिलर पाइपलाइन ये अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लेती है औरोबिंदो। अब वैल्यूएशन की बात कर लें तो 52 वीक जो लो कंपनी ने बनाया था वो था 1014 का। करंट मार्केट प्राइस जब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 1350 का। बायबैक प्राइस जो यहाँ पर बताया गया है वो है 1475, और पीयर एडजस्टेड फेयर वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है 1500 से 1650 की। तो ये पीयर वैल्यू कैसे निकल कर आई है? पीयर वैल्यू में हम क्या करते हैं, फर्स्टली पीयर एवरेज ले लेते हैं किसी भी एक रेशो का। जैसे पी रेशो का हमने ले लिया यहाँ पर 27 से 35 आ रहा है, ऐसे सबका यहाँ पर ले लेना है। तो एक पी रेशो के एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लो कि पीयर एवरेज यहाँ पर आ जाता है 25 का, और कंपनी का जो ईपीएस है वो है समझ लो ₹10 का। तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, पी रेशो इंटू ईपीएस इज इक्वल टू प्राइस होता है। ठीक है, तो प्राइस क्या आ जाएगा 250। तो ऐसे ही करके जो ये 1650 का ये फिगर आया है ये ऐसे आया है। हमने यहाँ पर ईवी बाई EBITDA को भी ऐसे ही एडजस्ट करा है, और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू को भी। अब शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी का। तो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकती है कंपनी। एपीआई मतलब रॉ मटेरियल तो खुद बनाती है, उसके बाद फिनिश्ड यहाँ पर मेडिसिन बनाने लग जाए तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे। यूएस में जो आरएक्स मतलब प्रिस्क्रिप्शन होता है यूएस में, तो जो यूएस में जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन है उसकी और ओरल सॉलिड्स आप कह सकते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, कंपनी का उसमें बहुत बढ़िया मार्केट शेयर है। यू फुटप्रिंट्स कंपनी बना रही है बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी बैलेंस शीट है, डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है। कंसिस्टेंट कैपिटल यहाँ पर रिटर्न दिया है, मतलब बायबैक हुआ है पिछले 2 सालों में। तो कंपनी यहाँ पर सोच रही है कि भाई हमारे शेयर यहाँ पर अभी अंडर वैल्यूड है, उन्हें बायबैक कर देते हैं। वीकनेस क्या है कि भाई अभी ऑपरेटिंग जो मार्जिन है कंपनी का वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जो इनके कॉम्पिटिटर हैं। आरओई कंपनी का बहुत कम है 11.1% का। लिमिटेड ब्रांडेड और स्पेशलिटी एक्सपोजर मैंने बताया, सिर्फ ज़्यादातर एपीआई से रेवेन्यू आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंजेक्टेबल्स में, बायोसिमिलर्स लाइक ऑन्कोलॉजी में आप इन्वेस्ट करो, यूरोप में अच्छा मार्केट शेयर गेन करो, काकीनाडा प्लांट में गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर एमआईपी भी प्रोवाइड करी है पीएनजी एपीआई के लेके, उस पर आप ढंग से काम कर रहे हो। यूएस स्पेशलिटी पाइपलाइन को देखें, जो भी अभी आपके अप्रूवल पेंडिंग है उनको जल्दी जल्दी अप्रूव करवाने की कोशिश करें। थ्रेट्स क्या है कि यूएस जेनरिक प्राइसिंग इरोजन कंटिन्यू रहे। तो इसमें क्या है, सारी कंपनी अगर सेम चीज़ बनाएंगी तो प्राइस वॉर चलेगी, उससे मार्जिन कम होंगे और काफ़ी सस्ती चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। आईएनआर एप्रिसिएशन और यूएसडी इम्पैक्ट मार्जिन, कि अगर आईएनआर बढ़ जाता है, यूएसडी यहाँ पर कम हो जाता है तो कंपनी को घाटा होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर रेवेन्यू इनका यूरो और यूएसडी में ही आता है। कॉम्पिटिटर्स पाइपलाइन ओवरलैप, भाई कॉम्पिटिटर्स सेम चीज़ें करने लग जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है यहाँ पर कि मैनेजमेंट यहाँ पर बायबैक प्रपोज करा है, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि भाई शेयर अभी सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, इन्हें खरीद लेते हैं, इनकी जो फेयर वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। अर्निंग मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, 7% के आसपास का CAGR रेवेन्यू ग्रोथ रहा है पिछले 4-5 सालों में। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है, यूरोप में कंपनी ग्रो करना चाह रही है, यूएस में इंजेक्टेबल्स का अच्छा स्कोप है। वैल्यूएशन गैप 10 to 15% डिस्काउंट पे है, क्योंकि आरओई कम है कंपनी का, ज़्यादातर स्पेशलिटी और फिनिश्ड यहाँ पर मेडिसिन बनाती ही नहीं है। अगर बनाने लग जाएगी तो ये डिस्काउंट यहाँ पर डिसअपियर हो सकता है, तो 10 to 15% का डायरेक्ट ग्रोथ मिल जाएगा। पाइपलाइन ऑप्शनैलिटीज़ मतलब जो भी अप्रूवल्स लेने हैं उनको अप्रूवल्स ले लो, ऑन्कोलॉजी इम्यूनोलॉजी में जो कंपनी जाना चाह रही है वो अच्छी तरह हो जाए, पीएनजी की जो गवर्नमेंट की एमआईपी पॉलिसी लागू हुई है उससे यहाँ पर और फ़ायदा मिल जाए। पर इसमें आपको ये भी चीज़ देखनी है
कि अगर कंपनी बाय बैक कर रही है तो कंपनी का कैश यूज़ होता है, तो इसका मतलब कंपनी उस कैश को कहीं और यूज़ नहीं कर पा रही, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। भैया आप उसे नया प्लांट लगा लो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, R&D में इन्वेस्ट करो ताकि और स्पेशलिटी चीज़ें आएँ। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि भैया आप बाय बैक क्यों कर रहे हो। चलो आईटी का समझ आता है बाय बैक, क्योंकि उनका ज़्यादा इतनी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, पर फार्मा में तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होता है, R&D कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको सब चीज़ बता दी है कि फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है कि अगर आप औरोबिंदो का यहाँ पर शेयर होल्ड करते हैं तो क्या फ्यूचर इसका अच्छा लग रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो 7 to 10% के में यहाँ पर आप सेल करके निकल सकते हैं। और यहाँ पर आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, क्योंकि 12.5% का यहाँ पर लगभग टैक्स लगेगा अगर आपने एक साल से ज़्यादा होल्ड कर लिया। तो हर बंदे का यहाँ पर डिफरेंट रहेगा कि उसे बायबैक में सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, या होल्ड करना है। तो ये आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। At last, I would like to say that please subscribe the channel, and we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing.